Assalamu alaikum students. Today we will learn biology. This is the book of biology for class 8 ML3. कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर वो होता है जो किसी भी स्टूडेंट को गेन करना होता है अपनी नॉलेज के साथ साथ। हमारे पास बायोलॉजी में बहुत सारे कैरियर्स हैं, सिर्फ मेडिसिन और सर्जरी ही नहीं बल्कि बहुत सारे कैरियर्स हमारे साथ साथ हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कैरियर है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी से आप लोग खूब वाकिफ़ होंगे। मेडिसिन एंड सर्जरी एक ऐसा कैरियर है जिसमें हम बीमारियों की ट्रीटमेंट, उनके इलाज और अगर कोई ऑर्गन ख़राब हो जाता है तो उस इफ़ेक्टेड ऑर्गन को रिमूव या रिप्लेस करते हैं। हमारे पास जो दूसरी कैरियर है वह एग्रीकल्चर, ज़राअत में हम फसलों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को किस तरह ग्रो करते हैं उस बारे में देखते हैं। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर की तरह ही होता है। हॉर्टिकल्चर में हम ये देखते हैं कि हम नए किस्म के प्लांट्स को किस तरह ग्रो कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को मज़ीद बेहतर किस तरह बना सकते हैं। हमारे पास फोर्थ कैरियर है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री एक ऐसा कैरियर है जिसमें हम देखते हैं कि हम प्लांट्स को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह उनको ग्रो कर सकते हैं और जो हमारे पास पहले से फॉरेस्ट यानी जंगलात हैं उनको हम किस तरह बचा सकते हैं, यानी उनको डिफॉरेस्टेशन से किस तरह बचा सकते हैं और उनकी बका के लिए हम क्या क्या अमल कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ फार्मिंग। इस प्रोफेशन में हम देखते हैं कि हम फिशेस को हम किस तरह देखभाल कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं और उनके मीट को हम अपने लिए यूज़फुल किस तरह बना सकते हैं। और लास्ट एरिया इज़ एनिमल हस्बेंड्री। इस प्रोफेशन में हम देखते हैं कि हम एनिमल्स को इंसानों के लिए मुफीद किस तरह बना सकते हैं। ये भी ज़राअत से यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही प्रोफेशन होता है। The next section is contribution of Muslim scientist for biology. इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किरदार अदा किया बायोलॉजी में। तो हमारे पास जो सबसे पहले साइंसदान हैं वो हैं जाबिर बिन हयान। He was born in Iran. He worked in the field of chemistry, but he also wrote a number of books on animals and plants. Al-Nabatiyat and Al-Haywan are his two famous books on plants and animals respectively. जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ही काम किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जानवरों पे और पौधों पे। जो उनकी पौधों की किताब थी, यानी जो उन्होंने पौधों पर किताब लिखी वो थी अल-नबातियात, और वो किताब जो उन्होंने जानवरों पर लिखी वो थी हैवान, अल-हैवान। ये दो किताबें उनकी बहुत ही मशहूर हैं, जानवरों की और पौधों की। Our second scientist is Abdul Malik Asmai. He was great zoologist and wrote many books on animals like Al-Qail on horse, Al-Ibil on camel, Al-Shat on sheep, Al-Wuhush on wild animals, and Al-Kulkul Insan on different parts of human body and their functions. अब्दुल मलिक असमाई बहुत ही अजीम जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जानवरों पर, जैसे कि अल-खैल घोड़े पर, अल-इबील ऊँट पर, अल-शात बकरे पर, अल-वहूश जंगली जानवरों पर और अल-खुलकुल इंसान इंसानों पर यानी इंसानों के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर और उनके काम पर। Our third scientist is Bu Ali Sina. He was the greatest of all Muslim scientists and considered as the founder of medicine. He is called Avicenna in the West. He identified many diseases like tuberculosis, meningitis, and others such as inflammation. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, planetology, and music. He wrote a book like Al-Qanun and Al-Filtib Shifa. बू अली सीना तमाम मुस्लिम साइंसदानों में सबसे अजीम थे। उनको मेडिसिन का बानी भी कहा जाता था। वेस्ट में उनको एविसीना से पुकारा जाता है। इन्होंने बहुत सारी बीमारियां जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंगिटिस और बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकाला है। इन्होंने मैथमेटिक्स यानी रियाजी में भी बहुत सारा काम किया। एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, पैलियोंटोलॉजी और म्यूज़िक में, मौसीकी में भी बहुत सारा काम किया। इन्होंने एक किताबें भी लिखी जैसे कि अल-कानून और अल-फितब शिफा। So our last topic is the level of organization. The level of organization in the world are based on the chemical foundation. All the living organisms are made of cells, and the protoplasm of the cell is physical and as well as chemical basis of life. These levels are follows. तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। हर सेल के पास फिज़िकल यानी उसकी देखने वाली और केमिकल खसूसियात होती हैं। ये सेल किस तरह बनते हैं, इन सेल से ऑर्गेनिजम्स किस तरह बनते हैं, आए हम देखते हैं। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
यानी एटम किस तरह बनता है। किसी भी सेल का जो एटम होता है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुदरत में हमारे पास 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। जिनमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फॉस्फोरस, बेसिक लाइफ के एलिमेंट्स हैं, यानी इनके बगैर हमारी ज़िंदगी रन नहीं कर सकती। हमारे पास जो दूसरा लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी मॉलिक्यूल किस तरह फॉर्म होता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय बाइंडिंग ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से बनता है। हमारे पास जो सेल्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल बनता है। अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। और इसी तरह फैटी एसिड के जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो लिपिड का एक मॉलिक्यूल बनता है। जब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। द थर्ड लेवल इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर टू फॉर्म suspension, it is called protoplasm. Protoplasm is the combination of organic and specific inorganic substance. When the protoplasm work in the form of unit, this is called cell. जब बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर काम करते हैं तो एक सस्पेंशन यानी कि लिक्विड टाइप चीज़ बनाते हैं जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म मिलकर काम करता है तो सेल फॉर्म करता है। सेल हमारी ज़िंदगी का बेसिक यूनिट होता है, यानी सेल के बगैर हमारी ज़िंदगी रन नहीं कर सकती। जब एक जैसे सेल मिलकर काम करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं एक ग्रुप के फॉर्म में, उसको टिश्यू कहते हैं। जब मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ एक साथ वर्क करते हैं या एक साथ एक मैनर में वर्क करते हैं, उसको एक ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन यानी अज़ा, जितने भी हमारी बॉडी के अज़ा हैं वो मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे हाथ, पाँव, नाक, आँख, तमाम ऑर्गन्स मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ के साथ बनते हैं। Organs of the different type of work in the coordinated form to perform a function called organ system. When different organ system function in the coordination as a unit, they form a body or multicellular organism. ये ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे मुंह, हमारे एसोफेगस यानी हमारे खुनाक की नाली, हमारा स्टमक यानी हमारा मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी बड़ी आंत से मिलकर बनता है। यानी ये तमाम मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, तमाम मुख्तलिफ अज़ा हैं जो कि जब मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो एक पूरी बॉडी या एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सब एक साथ काम करते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शन में आती है, यानी हमारी बॉडी अमल में आती है। The fourth level is taxonomic level. There is another level of organization which is related with the living organism. The species is the smaller unit of taxonomic level of the organization, which includes morphological similar living organisms which interbreed and produce fertile offspring. ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक लेवल है जिसमें हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं। स्पीशीज़ वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिमिलर हों यानी एक जैसे हों और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करें। जैसे कि हम तमाम इंसान एक स्पीशी कहलाते हैं क्योंकि हम तमाम इंसान बाहर से देखने में यानी मॉर्फोलॉजिकली तमाम इंसान एक जैसे हैं। हम तमाम इंसानों की 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं और 2 पाँव हैं और हम सब एक साथ रहते हैं तो हम एक स्पीशी कहलाते हैं। The fifth level is population level. All the members of the species living in a specific habitat called population. A group of parrot living on a tree called parrot population. जब तमाम मेंबर्स स्पीशी के एक साथ रहते हों, एक ही हैबिटेट में रहते हों तो उसको पॉपुलेशन। जब तमाम मेंबर्स स्पीशी के एक साथ रहते हों, एक ही हैबिटेट में रहते हों तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि पैरट्स का एक झुंड रहता हो एक दरख्त पर तो उसको पैरट का पॉपुलेशन कहेंगे। Sixth level is community level. The number of different species living in the specific habitat called community.
A group of different kind of bird living on a tree is called community, birds community. जब मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ एक साथ रहती हों तो उसको कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे एक ही दरख्त पर रहते हों तो उसको परिंदों की कम्युनिटी कहा जाएगा। 7th level is ecological system. Communities always depend upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. For example, oxygen for respiration is obtained from the environment and turns into carbon dioxide and given out. This interaction is called ecosystem or ecological system. कम्युनिटीज़ हमेशा अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहती है। जैसे कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, जो कि हम अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, वो भी हम अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। हमें पानी की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है। ये तमाम चीज़ें जो कि हम अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, इसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। 8th level of organization is biosphere level. The part of earth where life exists is called biosphere. It consists of different kind of ecosystem. दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद हो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर वो होता है, वही जगह होती है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का इकोसिस्टम एक साथ वर्क करें। I hope you all understand today's lecture. Thank you for watching. Allah Hafiz.